नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज हम पुनः शब्दों के वर्गीकरण की बातें करेंगे। हमने एक शब्द पढ़ा था, एक भाग हिस्सा, जिसमें मैंने आपको पढ़ाया था कि व्युत्पत्ति के आधार पर क्या होते हैं। फिर उसी में मैंने देशज की बातें कर ली, देशज की बातें मैंने आपसे कर ली थी। आज जो दूसरा हमारा है वो है विदेशी शब्द। कौन सा है? विदेशी शब्द। विदेशी या इसी का दूसरा नाम क्या होता है? तो विदेशज। विदेशज शब्द कह देते हैं। अगर हम हिंदी में देखें तो हिंदी किसी दूसरी भाषा से निकली ही हुई है, तो इस हिंदी में विभिन्न भाषाओं के शब्दों का प्रयोग हम क्या करते हैं? अपनी तरह से करते हैं। विभिन्न भाषाओं के जो शब्द हैं वो या तो सीधे रूप में हम प्रयुक्त करते हैं या उनको तोड़कर मरोड़कर अपने अनुसार हम क्या कर लेते हैं? प्रयोग कर लेते हैं। तो अगर हम हिंदी में देखें तो विदेशी भाषाओं की जो संख्या है वो सर्वाधिक है। विदेशी भाषाओं की इसमें जो है वो संख्या क्या है? ज़्यादा है। लेकिन इसमें किस भाषा की संख्या ज़्यादा है? तो फारसी की। फारसी की शब्दों की संख्या ज़्यादा है। तो कहने का तात्पर्य ये हो गया कि हिंदी में हिंदी के भी शब्द हैं, कुछ संस्कृत के भी शब्द हैं। इसी तरह से बंगला, फारसी, उड़िया, असमिया, पुर्तगाली, स्पेनिश, अंग्रेजी, इन शब्दों, इन विषय वस्तुओं के भी शब्द हमारी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं। तो इसलिए अगर हम कह सकें तो आपसे कह सकते हैं कि जो फारसी के शब्दों की संख्या है उसकी बहुलता कहाँ पर देखने को मिलती है? तो विदेशज भाषा में या विदेशज शब्दों में देखने को मिलती है। अब अगर हम आपसे कहें कि विदेशी शब्द होते क्या हैं, आपसे ये परिभाषित करना आ जाए तो आप सीधे सीधे क्या कह सकते हैं? विदेशी भाषा से आए हुए शब्द। विदेशी भाषा से आए हुए शब्द। विदेशी भाषा से आए हुए शब्द। आए हुए शब्द क्या कहलाते हैं? विदेशज कहलाते हैं। और इनका प्रयोग हम दो तरह से करते हैं। या तो ज्यों का त्यों कर लेंगे, ज्यों का त्यों, जैसे वहाँ पर उत्पन्न होते हैं वैसा ही प्रयोग हम हिंदी में कर सकते हैं। या फिर इनका उपयोग हम कैसे करते हैं? अपनी आवश्यकता अनुसार। अपनी आवश्यकता अनुसार कर लेते हैं। अर्थात अपनी आवश्यकता का मतलब है इसका तद्भव रूप बनाकर हम क्या कर लेते हैं? अपनी भाषा में प्रयोग कर लेते हैं। तो विदेशी शब्द क्या होते हैं? जो विदेशी भाषा से लिए गए हों और वो हिंदी में ज्यों के त्यों या अपनी आवश्यकता अनुसार तद्भव में तोड़ मरोड़ कर प्रयोग किए जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं? विदेशज शब्द कहलाते हैं। और यहाँ से अगर हम देखें तो परीक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं। इन शब्दों से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। अब इसी में हम आपको ये मैंने बतला दिया कि विदेशी भाषा से शब्द कैसे आए हुए हैं, किस प्रकार से आते हैं, उनको किस प्रकार से हम प्रयोग करते हैं। तो मैंने दो आधार दे दिया आपको। एक दे दिया कि ज्यों का त्यों प्रयोग किया जाता है, एक मैंने आपको दे दिया कि अपनी आवश्यकता अनुसार तद्भव बना लेते हैं। तद्भव का तात्पर्य ही है क्या? अपभ्रंश। मैंने आपको जब पढ़ाया था तो बताया था कि किसी भाषा के जो शब्द होते हैं वो अपभ्रंश रूप में जब प्रयोग हों तो वो क्या कहलाते हैं? तद्भव कहलाते हैं। यानी कि तद्भव का मतलब ये उत्पन्न तो उसी भाषा से होते हैं लेकिन इसका प्रयोग हम अपनी तरह से करते हैं। तो ये हो गए हमारे विदेशी। अब इस विदेशज में अगर हम देखें तो किस प्रकार से इनका हम प्रयोग करते हैं, ये आपको हम बारी बारी से बतला रहे हैं कि क्या क्या फैक्ट ऐसे हो सकते हैं जो विदेशी से आए और हिंदी में क्या हो जाएं? प्रयोग हो जाएं। तो जैसे क है, ख है, ग है, क है, ख है, ग है, फ है ना, ह है। इन सब के क्या नीचे लगा होता है? तो इसके नीचे नुक्ता लगा होता है। यानी कि ये सब के सब किस भाषा से हैं? तो फारसी से हैं। काहे से हैं? फारसी से हैं। अगर इन्हीं का हम प्रयोग हिंदी में देखें तो इनको हम बिना नुक्ता वाले बना दिए, बिना नुक्ता के प्रयोग कर लेते हैं। तो ये ऐसे लिखा जाता है क, ख, ग और घ। जैसे यहाँ पे जा भी लिख लें अगर, तो जा लिखा है तो ऐसे ज, इसे क्या पढ़ते हैं? जा पढ़ते हैं। और यहाँ पे जब इसको पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे? जा पढ़ देते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया? यानी कि विदेशी भाषाओं में जो नुक्ता वाले शब्द थे उनको हम हिंदी में बिना नुक्ता के भी प्रयोग करते हैं, इसलिए कैसे हो गए? विदेशज हो गए। लेकिन ये आए कहाँ से हैं? फारसी से आए हुए हैं। तो ये पहला हो गया रूल।
या पहला नियम हो गया कि विदेशी शब्द वाले जो शब्द होते हैं उसमें से कुछ नुक्तादार होते हैं और उनका प्रयोग हम हिंदी में कैसे करते हैं अपभ्रंश में, तो बिना नुक्ता के रूप में कर सकते हैं। एक ये आपने देख लिया। अगर दूसरा हम यहीं पे बात आपसे करें तो कुछ ऐसे शब्द होते हैं, जैसे मैं एक और उदाहरण देकर आपको समझा देता हूँ। जैसे आपने लिख दिया कीमत, क्या लिख दिया? कीमत। इसके नीचे नुक्ता लगा है और ये काहे का है? तो अरबी का है ये शब्द। और इसी को जब हिंदी में प्रयोग करते हैं तो हम लोग क्या कह देते हैं? कीमत कह देते हैं। क्या कह देते हैं? कीमत कह देते हैं। इसमें नुक्ता हम गायब कर देते हैं। ये काहे का बन गया? तो हिंदी का बन गया। इसी तरह से अगर उदाहरण और हम लेना चाहें तो ले सकते हैं। जैसे आप लोग कहते हैं आगा, क्या बोलते हैं? आगा, है ना? आगा। तो आगा के नीचे, गा के नीचे क्या होता है? नुक्ता होता है। और ये तुर्की का एक शब्द है। किस भाषा का शब्द है? तो तुर्की का शब्द है। और अगर हम यहाँ पे देखें कि आगा जब तुर्की भाषा का शब्द है तो ये यहाँ पर किस रूप में प्रयोग होता है, तो यहाँ पर अगर हमको देखना पड़ जाए तो हम क्या करते हैं? इस नुक्ता को हटा देते हैं। और जब नुक्ता को हटा देंगे तो क्या बन जाएगा? आगा बन जाएगा। क्या बन जाएगा? आगा बन जाएगा। इसी तरह से अगर और हम शब्द आपके सामने प्रस्तुत करें, जैसे आप कहते हैं खूब, क्या बोलते हैं? खूब, है ना? क्या खूब बात है। तो इस खूब को अगर हम देखें तो ये हमारा कहाँ से लिया गया है? तो ये फारसी का शब्द है। काय का शब्द है? फारसी भाषा का शब्द है। और इसको जब हम हिंदी में प्रयोग करते हैं तो खूब कह देते हैं। क्या कह देते हैं? खूब कह देते हैं। यहाँ लिखा है खूब और यहाँ पे क्या लिख देते हैं हम? इसको खूब कह देते हैं। तो बात समझ गए? कहने का तात्पर्य ये था कि इनका प्रयोग हम नुक्ता के रूप में ना करके बिना नुक्ता के रूप में करते हैं। और ये कहाँ से आए हुए हैं? तो विभिन्न विदेशी भाषाओं से आए हुए हैं। तो आप लोग इसको नोट डाउन कर लिए होंगे, आवश्यकतानुसार अपनी स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा। अब हम इसी में से अगर दूसरा रूल आपके सामने रखें तो क्या हो सकता है? यहीं पे क्या और प्रश्न बन सकते हैं? कहने का तात्पर्य ये है कि अगर इसी में हम देखें आपसे तो और किस प्रकार से या किस नियम के द्वारा हम हिंदी में इनका प्रयोग करते हैं। तो पहला होता है शब्दों के, एक आपने तो पहला पढ़ लिया। अगला अगर हम देखें तो ये कह सकते हैं कि शब्दों के अंतिम विसर्ग की जगह हिंदी में मात्रा लगाकर, है ना? यानी कि जो शब्द होते हैं, इसको साफ कर रहे हैं। जैसे दूसरा रूल अगर यहीं पे हम देखें तो क्या बन जाएगा? जो शब्द होते हैं हमारे, उसमें क्या लगा होता है? विसर्ग लगा होता है। क्या लगा होता है? विसर्ग लगा होता है। इस विसर्ग को गायब करके हम क्या कर सकते हैं? सीधे सीधे यहाँ पर हम आ की मात्रा लगा सकते हैं। आ की मात्रा लगाकर, आ की मात्रा लगाकर। देखिए, जैसे आपने कह दिया, एक शब्द ले लेते हैं आईना, है ना? आइन न। और इसको जब आप परिवर्तित करेंगे तो क्या बना देते हैं? हिंदी में आईना बना देते हैं। क्या बना देते हैं? आईना बना देते हैं। तो ना के बाद इसमें क्या लगा था? यहाँ पर विसर्ग लगा था। और इस विसर्ग को अगर हम देखें, जैसे यहाँ पे विसर्ग लगा था और ये किस भाषा का शब्द है? तो ये फारसी का है। काय का है? फारसी भाषा का शब्द है। तो आईन, और इसको मैं क्या पढ़ता हूँ? आईना पढ़ता हूँ। तो ये हिंदी में यूज होता है इस तरह से। तो ये भी कहाँ से आया? फारसी से आया है। अगर मैं यहीं पे एक शब्द लिख दूं कमीन नह, तो ये क्या बन जाएगा हिंदी में? अगर हिंदी में इसी को हम देखें तो क्या बन सकता है? कमीना बन सकता है। क्या शब्द हो जाएगा हमारे सामने? कमीना हो जाएगा। तो ये कैसे रूप में प्रयोग हो रहा? तो हिंदी में प्रयोग हो रहा। ये शब्द यहाँ में कैसे प्रयोग हो रहे थे? तो फारसी में प्रयोग हो रहे थे। यानी कि एक आपने रूल ये पढ़ लिया कि अगर यहाँ पे विसर्ग, विदेशी भाषाओं में कुछ शब्द ऐसे हैं जिनके पीछे विसर्ग लगा होता था, उसको हिंदी में आ की मात्रा से हम क्या कर देते हैं? परिवर्तित कर देते हैं और उसका तद्भव रूप हम प्रयोग करने लगते हैं। तो ये क्या हमारा कहलाता है? विदेशज शब्द कहलाते हैं। ठीक है। अगर इसी में एक और रूल आपसे रखें तो अंतिम हकार की जगह पर हिंदी में क्या कर देते हैं? अकार लगा देते हैं। अंतिम हकार की जगह, अंतिम हकार की जगह है, अंतिम हकार की जगह क्या कर देते हैं? अकार लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? अकार लगा देते हैं। कि हा को काहे में परिवर्तित कर देते हैं? तो आ में परिवर्तित कर देते हैं। जैसे मैं एक शब्द लिख रहा हूं आपके सामने कि मान लो लिखा हो अल्लाह। क्या लिखा हो? अल्लाह, अल्लाह। और इसको जब परिवर्तित करेंगे हम काहे में? हिंदी में, तो इसको हम क्या बना देंगे? अल्लाह बना देंगे। क्या बना देंगे? अल्लाह बना देंगे। तो ये अल्लाह शब्द हो गया। यानी कि ये हिंदी में है और ये अगर हम देखें अल्लाह, तो ये हमारा काहे में है? अगर ये अल्लाह शब्द हम देखें तो ये अरब में है। काहे में है? अरब भाषाओं में आता है, अरबी में है ना। तो अल्लाह से मैंने क्या बना दिया?
अल्लाह बना दिया। कुछ हमारे ऐसे और शब्द होते हैं जिनको हम हकार को काहे में कन्वर्ट कर दिया मैंने, आकार में। इसी तरह से आकार को कन्वर्ट कर सकते हैं काहे में, हकार में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे आपके पास लिखा होता है परवा, क्या लिखा होता है, यानी कि इसका एक ये आपने पढ़ लिया इधर से इधर को, एक आप इसको इसमें पढ़ सकते हैं। तो ये मैंने एग्जाम्पल इसका लिख दिया। आकार को हकार में कन्वर्ट करना हो तो आप क्या लिखेंगे, जैसे एक शब्द लिखा हो परवा, और परवा को जब कन्वर्ट करेंगे तो क्या बन जाएगा, परवाह बन जाएगा। क्या बन जाएगा, परवाह बन जाएगा। तो परवा क्या है, अगर हम परवा को देखें तो ये जो हमारा शब्द था उसको मैंने किस में बदल दिया, हकार में बदल दिया। तो परवा का मतलब होता है चिंता करना, और ये काहे का शब्द है, तो ये फारसी भाषा का शब्द है। और जब मैंने इसको हिंदी में कन्वर्ट किया तो ये क्या बन गया, परवाह बन गया। तो इस तरह से आपने देख लिया कि विदेशी शब्द कैसे हिंदी में परिवर्तित होते हैं, विभिन्न भाषाओं से आए हैं लेकिन इनका हिंदी में प्रयोग हम किस तरह से करते हैं। तो मैंने एक आपको रूल पहले पढ़ा दिया कि नुक्ता वालों को बिना नुक्ता के रूप में करते हैं। कुछ हमारे पास क्या होते हैं, विसर्ग वाले होते हैं, उनको आ की तरह बनाकर लगा लेते हैं, अपने आप में यूज कर लेते हैं, अपनी भाषा में प्रयोग कर लेते हैं। इसी तरह से हकार को आकार में बदल लेते हैं। इसी तरह से आकार को काहे में कन्वर्ट कर देते हैं, हकार में कन्वर्ट कर देते हैं। ये मैंने आपके सामने क्या किया, डिस्कस किया। अब इसी में अगर और हम देखें तो अनुनासिक को काहे में कन्वर्ट करते हैं, आकार में कन्वर्ट कर सकते हैं। अनुनासिक को है ना, काहे को, अनुनासिक को अगर देखें हम यहाँ पर तो अनुनासिक को काहे में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो आकार में कर सकते हैं। तो अनुनासिक में अगर देख लें है ना, अनुनासिक ये मैंने आपसे डिस्कस कर रखा, अनुनासिक क्या होते हैं, जो मुख और जो अनुनासिक होता है किसमें कन्वर्ट हो जाता है, तो आकार में। जैसे शब्द लिखा हो दुकान, क्या लिखा हो, दुकान, और इसको हम क्या बना देते हैं, दुकान, क्या बना देते हैं, दुकान बना देते हैं। तो ये शब्द कैसा था, अनुनासिक था, और बदल मैंने किस में दिया, आकार। आकार, आकार का मतलब आन, आकार में क्या जोड़ दें, आन जोड़ दें, तो इससे क्या होता, परिवर्तन आ जाता। तो अनुनासिक में दुका था और यहाँ पे मैंने आकार में क्या जोड़ दिया, आन, तो बन गया दुकान। क्या बन गया, दुकान बन गया। तो आप यहाँ भी आप देख सकते हैं कि आकार को मैंने किस में कन्वर्ट कर दिया, आन में, यानी कि अनुनासिक से मैंने आकार को सीधे किस में कन्वर्ट कर दिया, आन में कन्वर्ट कर दिया। तो दुका से क्या बन गया, दुकान बन गया। तो ये शब्दों को मैंने क्या बता दिया, वर्गीकरण आपको बता दिया कि विदेशी शब्द कैसे हिंदी में प्रयोग होते हैं और कैसे कैसे इनका प्रयोग होता है। जैसे अंग्रेजी से अगर देखें, क्या देखें, अंग्रेजी से, तो अंग्रेजी में क्या होता है, जैसे एक शब्द होता है ऑफिसर, है ना, और शब्द क्या होता है अंग्रेजी में, ऑफिसर, और हिंदी में जब इसका प्रयोग करते तो क्या कह देते हैं, अफसर। तो ये अगर देखें तो ये भी हिंदी का नहीं रहा, है ना, ये भी हिंदी का नहीं रहा, दूसरी भाषा में है। तो कभी कभी क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है, कन्वर्जेशन हो जाता है, कैसे, अंग्रेजी से हिंदी में। या तो अंग्रेजी के शब्दों का सीधा प्रयोग हम हिंदी में करते हैं, या उसका परिवर्तित रूप क्या कर लेते हैं, हिंदी में प्रयोग कर लेते हैं। तो कहने का मेरा तात्पर्य यह था कि जो विदेशी या विदेशी शब्द होते हैं वो दूसरी भाषा से लिए जाते हैं, उनका प्रयोग ज्यों का त्यों भी हो सकता है और अपनी आवश्यकता के अनुसार भी हो सकता है। अब यहाँ से जो क्वेश्चन बनते हैं कि विभिन्न भाषाओं में कौन कौन से शब्द थे, तो वो मैंने आपके साथ कुछ डिस्कस कर लिए हैं, और मैंने आपसे बताया था कि जब टेलीग्राम हम लिंक करेंगे इसके साथ जोड़ेंगे तो आपको हम बताएंगे, और यहाँ पे आपको हम क्या देंगे, PDF दे देंगे, है ना। तो वहाँ पे जो बहुत महत्वपूर्ण शब्द होंगे वो उनको आप देख लीजिएगा। मैं शब्दों का वर्गीकरण बतला रहा हूँ जिसमें आपको ये समझा रहा हूँ कि कहीं अगर लिखना पड़ जाए, आपको समझना पड़ जाए कि विदेशज क्या होते हैं, तो ये मैंने आपको बता दिया कि विदेशी में सबसे ज़्यादा संख्या किसकी है, तो हिंदी भाषा में फारसी शब्दों की संख्या क्या है, सबसे ज़्यादा है। अब इसी में अगर हम देखें तो दो शब्द और बचे हुए हैं हमारे, एक तत्सम बचा हुआ है और एक तद्भव बचा हुआ है। देखिए तत्सम और तद्भव, यहाँ से भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं, तत्सम और तद्भव। तो तत्सम और क्या हो जाएगा, तद्भव हो जाएगा, तद्भव। इन दोनों से प्रश्न बनते हैं। वर्तमान में एक सिस्टम में थोड़ा चेंजिंग आई परीक्षा पूछने में, जो परीक्षक होते हैं वो प्रश्न बनाने में। अभी तक क्या होता था, संस्कृत के तत्सम पूछे जाते थे, वर्तमान में विभिन्न भाषाओं के तत्सम शब्द दे देते हैं और आपसे एक प्रश्न पूछते हैं कि जैसे आपने कह दिया ऑफिसर, तो ऑफिसर किस भाषा का शब्द है, किस भाषा का शब्द का तत्सम है, तो अंग्रेजी का हो जाएगा, क्योंकि ये कहाँ से आया है, तो अंग्रेजी से उद्धृत है, इसलिए अंग्रेजी का बन जाएगा। तो आपको ये ध्यान रखना होगा
कि तत्सम केवल संस्कृत के नहीं होते हैं, प्रत्येक भाषा का जो मूल शब्द होता है वो उस भाषा का क्या कहलाता है, तत्सम कहलाता है। यानी कि अगर इसको तोड़ें तो आप कुछ ऐसे तोड़ सकते हैं, तत् धन सम, तत् माने उसी के और सम माने समान, जो उसी के समान हो, जो उसी के समान हो, अर्थात जहाँ से वो आया है उसी का क्या हो, दूसरे शब्दों में मूल शब्द हो, क्या हो, मूल शब्द हो, तो क्या कहलाएगा, तत्सम कहलाएगा। जैसे आपने देख लिया पुष्प, संस्कृत से आया है तो पुष्प बन गया। इसी तरह से अगर आप देखना चाहें, है ना, ऑफिसर लिख दिया, क्या लिख दिया, ऑफिसर लिख दिया, कहाँ से आया है, तो अंग्रेजी से आया हुआ है, तो ये अंग्रेजी का हो गया, ये काहे का हो गया, संस्कृत का हो गया, तो ये बन गए तत्सम हमारे। तद्भव का मतलब क्या होता है, अगर यहाँ पे देखें तो इसको क्या कहेंगे, तद धन भव कहेंगे। तद का मतलब होता है उसी से, और भव माने उत्पन्न, जो उत्पन्न तो उसी से हुआ हो, जो मूल भाषा थी, लेकिन इसका प्रयोग हम कैसे करते हैं, तो इसका प्रयोग हम पाली की तरह से, कैसे, जैसे मैंने पाली भाषा के शब्द आपको पढ़ाए थे, पाल का मैंने वर्णन किया था, तो पाली भाषा की तरह से या कह सकते हैं अपभ्रंश, बिगड़े हुए रूप के रूप में, अपभ्रंश के रूप में, या सीधे शब्दों में कहें तो बिगड़े हुए रूप में क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि किसी शब्द को हम, किसी भाषा के शब्द को हम अपनी भाषा में अपनी आवश्यकता अनुसार, अपने कहने के आधार के रूप में, या उसके बिगड़े हुए रूप को, या आप ये कह सकते हैं उस भाषा के शब्द को हम अपने समझदारी के साथ बहुत ही सरल भाषा में तोड़कर, लोक भाषा में तोड़कर जब प्रयोग करते हैं तो क्या कहलाता है, तद्भव कहलाता है। जैसे यहाँ पे पुष्प था तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, फूल बन जाएगा, क्या बन जाएगा, फूल बन जाएगा। यहाँ ऑफिसर था, यहाँ अफसर कह सकते हैं, है ना, तो ये क्या हो गए, बिगड़े हुए रूप हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी शब्द होते हैं जो सेम चलते हैं। सेम का तात्पर्य क्या है, जो तत्सम है वो सीधा प्रयोग हो जाता है क्या, भाषाओं में। तो ये मैंने आपके सामने क्या रख दिया, तत्सम रख दिया और तद्भव रख दिया। तत्सम का मतलब है उसी भाषा के मूल शब्द ज्यों के त्यों प्रयोग कर लिए जाएं तो तत्सम है, उसी भाषा के शब्द लेकिन अपनी आवश्यकता अनुसार इनको हम प्रयोग करें तो क्या बन जाएगा, तद्भव बन जाएगा। प्रत्येक भाषा का शब्द अपनी मूल, प्रत्येक भाषा का जो शब्द होता है वो मूल भाषा का शब्द कहलाता है, और वो मूल शब्द जिस भाषा का होता है वो उस भाषा का क्या कहलाता है, तत्सम कहलाता है। ये लाइन बहुत याद रखिएगा आप लोग, यहाँ से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बनने लगे हैं वर्तमान में, और उसमें अब संस्कृत के ना पूछकर क्या करते हैं, विभिन्न भाषाओं के शब्द डाल दिए जाते हैं और आपसे पूछेगा कि बताओ ये किस रूप में प्रयोग हो रहे हैं, तो आपको ये क्या रखना है, याद रखना है। तो मैंने ये कंप्लीट कर लिया है ना। आपने जो पढ़ रखा था उसी में से मैंने आपको ये क्या बता दिया, रूपांतरण बता दिया। तो मैंने 2 कंप्लीट कर दिए हैं, अब तीसरा है हमारा, यानी कि आपने 2 पढ़ लिए। कौन कौन से पढ़ लिए, एक पहला पढ़ा था उत्पत्ति के आधार पर, ये मैंने चारों आपको पढ़ा दिए कि देशज, विदेशज, तत्सम और तद्भव क्या होते हैं। एक मैंने आपको पढ़ाया था बनावट के आधार पर, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़, ये 2 आपने क्या कर लिए, कंप्लीट कर लिए, जो सारणी मैंने आपको बनवाई थी। अब उसी सारणी में से हमारे सामने 3, जो तीसरा पार्ट है ना, उसमें मैंने लिखा था अर्थ के आधार पर, है ना, अर्थ के आधार पर। अब उसकी व्याख्या करते हैं आपके सामने, अर्थ के आधार पर। देखिए तो अर्थ के आधार पर क्या होते हैं, अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर मैंने कहा था यहाँ पे लोग पर्यायवाची, समानार्थी ये सब रखते हैं। मैं 3 आपको दे रहा हूं, है ना, वाचक, लक्षणा, या आप ये कह सकते हैं, अगर क्रम से इनको हम लिख लें तो आप ये कह सकते हैं कि एक क्या होता है, वाचक, यानी कि इसी को बोलते हैं अभिधा। क्या बोलते हैं, अभिधा। तो एक हो गया हमारे सामने वाचक, दूसरा मैंने आपको नोट करवाया था या लिखवाया था लक्षणा, यानी कि इसको लाक्षणिक कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, लाक्षणिक कह सकते हैं, इसी को बोलते हैं लक्षणा। और एक होता है व्यंजना। क्या होता है, व्यंजना। तो ये मैंने 3 आपको बतलाए थे, वाचक, लाक्षणिक और व्यंजना। वाचक या अभिधा, अगर यहाँ पर हम देखें तो आप ये कह सकते हैं कि जिस शब्द की शक्ति या जिस शब्द शक्ति को हम
सीधे सीधे प्रयोग कर लें, अर्थात उसका मुख्यार्थ ले लें। क्या ले लें? मुख्यार्थ ले लें। मुख्यार्थ का तात्पर्य है मुख्य अर्थ। मुख्य अर्थ, तो जिस शब्द का मुख्य अर्थ ले लिया जाता है प्रयोग में, वो क्या कहलाता है? तो वाचक कहलाता है, या तो अभिधा कहलाता है, या तो उसे मुख्यार्थ कहते हैं। बात समझ के? कहने का तात्पर्य है कि वाचक का मतलब होता है जैसे हम बोले वाचन करना, उसका प्रयोग ज्यों का त्यों हो जाए, उसका अर्थ एकदम सीधा सीधा ले लिया जाए, तो हमारा क्या होता है? मुख्य बन जाता है। तो उसे क्या कहते हैं? मुख्यार्थ कहते हैं। तो चाहे इसे आप वाचक कह लो, चाहे आप इसे अभिधा, उसी विधा का शब्द अभिधा कह लो। आ का मतलब ना है ना, विधा का मतलब चेंजिंग, जिसमें किसी भी प्रकार का बदलाव ना हो, सीधे सीधे अर्थ रहे, वो क्या हो गया? वाचक हो गया, अभिधा हो गया, और मुख्यार्थ हो गया, या मुख्य अर्थ हो गया। जैसे आपने कहा फूल, आपने कहा कमल, तो इसका मैंने क्या कर दिया? सीधा सीधा अर्थ है। कमल का मतलब कमल। आपने कह दिया बंदर, तो बंदर का तात्पर्य क्या हो गया? बंदर। तो ये हमारे क्या हो गए? मुख्य अर्थ हो गए। अब है लाक्षणिक। लाक्षणिक का तात्पर्य है लक्षणा। ऐसी कोई शब्द शक्ति हो, या ऐसा कोई शब्द हो जिसका क्या निकलना हो? लक्षण देखें हम, शब्द का मूल अर्थ छोड़ दें, तो वो क्या बन जाता है? लाक्षणिक बन जाता है। जैसे आप अगर यहाँ पे शब्द लेना चाहें, तो आप ये कह सकते हैं कि लक्षणा शब्द शक्ति में क्या होता है। तो आप अगर सीधा सीधा एक मैं आपको उदाहरण दे दूं कि मान लो मैं एक नाम ले लेता हूँ, किसी का नाम है, संज्ञा नाम ले लेता हूँ। जैसे मैंने कह दिया, नाम नहीं लेता, सर्वनाम लिख लेता हूँ, वह मूर्ख है। वह मूर्ख है, ये मैंने शब्द लिख दिया, वह मूर्ख है। तो अगर इस वाक्य में देखें तो आपको सीधा सीधा अर्थ मिल रहा, वो मूर्ख है। लेकिन इसी मूर्ख की जगह पे मैं कोई ऐसा शब्द लिख दूं जिसका अर्थ लेना पड़ जाए, जैसे संज्ञा बना दिया इसको मैंने, सोनू गधा है। क्या कह दिया मैंने? सोनू गधा है। तो क्या कभी कोई मनुष्य जानवर बन सकता है? ऐसा तो कभी संभव ही नहीं है। तो इसका तात्पर्य है, गधा का तात्पर्य है, गधा का विशेषण ये होता है कि उसको क्या होती है? सद्बुद्धि नहीं होती है। तो आप ये मान सकते हैं कि सोनू क्या है? गधा है, लेकिन जानवर के रूप में नहीं, लक्षण के रूप में। गधे के जो लक्षण होते हैं वो मैच कर रहे हैं किसके साथ? सोनू की विशेषताओं के साथ। इसलिए आपने क्या कह दिया? सोनू गधा है। ये जो मैंने वाक्य लिखा था वह मूर्ख है, तो वह मूर्ख है, सीधा सीधा ये मुख्यार्थ में चला गया। मूर्ख है, अज्ञानी है। लेकिन ये जो आपने कहा कि सोनू गधा है, तो सोनू गधा है, तो गधा का तात्पर्य वो जानवर नहीं है, वो क्या है? गधे जैसे उसके लक्षण हैं। अर्थात गधे का तात्पर्य होता मूर्खता से लिया जाता है, तो मूर्खतापूर्ण उसके क्या हैं? लक्षण है। इसलिए क्या हो गया? सोनू गधा हो गया। जैसे आपने कह दिया श्यामू, श्यामू बैल है, तो बैल का विशेषण मेहनती होता है। बैल का विशेषण क्या होता है? मेहनती। तो श्यामू बैल कभी नहीं बन सकता है, यानी कि श्यामू क्या करता है? बैल की तरह से कार्यों में संलग्न रहता है और क्या करता है? मेहनत करता है। तो इसलिए आपने क्या कह दिया? श्यामू बैल है। जैसे आप किसी को कह देते ना आप उल्लू हैं, तो क्या कहने से वो उल्लू बन जाएगा? उल्लू के लक्षण से तात्पर्य होता है। इसलिए जो मैंने यहाँ पे शब्द शक्ति रखी है वो कौन सी है? लक्षणा है। आप शब्द के मूल भाव को न पकड़कर उसके अर्थ का स्पष्ट प्रयोग कर रहे हैं, अर्थ को आप देखकर प्रयोग कर रहे हैं, इसलिए वो शब्द शक्ति हमारी कैसी हो गई? तो वो शब्द शक्ति कैसी हो गई? लाक्षणिक हो गई। तो हमारे ख्याल से आपको वाचक और लक्षणा दोनों शब्द शक्ति के बीच में क्या हो गया होगा? अंतर और विभिन्नता देखने को मिली, और दोनों को आप अच्छी तरीके से समझ भी गए होंगे। अब हम बात करते हैं व्यंजना। व्यंजना से तात्पर्य है व्यंजन, और व्यंजना का तात्पर्य होता है आनंद। क्या होता है? आनंद। एक ऐसी शब्द शक्ति जिसमें आनंद की अनुभूति हो। तो कहने का तात्पर्य अगर देखें परिभाषा के स्तर पर, तो जिसमें ना वाचक हो ना लक्षणा हो, जिसमें ना वाचना हो और ना क्या हो? लक्षणा हो, ये दोनों गायब हों, एक तीसरा कोई भाव निकल कर आता हो, एक तीसरा कोई भाव निकल कर आता हो, उसे क्या कहते हैं? व्यंजना शब्द शक्ति कहते हैं। जैसे वहाँ पे आपने पढ़ा था रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। तो रूढ़ तो मूल हो गए थे, यौगिक मिलकर बने होते थे, और जो योग रूढ़ होते थे वो मिलके तो बने होते थे दोनों से, लेकिन दोनों का अर्थ अलग होता था। उसी तरह से इन दोनों में आपने देख लिया, एक में मुख्य अर्थ ले लिया, एक में मैंने लक्षण ले लिया। लेकिन व्यंजना का तात्पर्य है कि जिसमें ना वाचना हो, ना वाचक हो, ना लाक्षणिक हो, उसमें कोई तीसरा भाव निकल रहा हो। जैसे कोई एक चोर है ना,
और वो अपने साथी से कह रहा है रात बहुत शानदार है, रात बहुत शानदार है, शानदार है। तो यहाँ पर शानदार का तात्पर्य सबके अनुसार अलग अलग हो सकता है, लेकिन जैसे आपके अनुसार शानदार का तात्पर्य अगर चांदनी रात है तो खूबसूरत है, अंधेरी रात है तो डरावनी है। लेकिन जो इसके लिए रात बहुत शानदार है, रात चोर के लिए कैसी हो सकती है? अंधेरी, यानी कि जितनी अंधेरी घटा होगी वो चोरी करने के लायक क्या होती है, उतनी अच्छी होती है। तो चोर की व्यंजना क्या निर्धारित कर रही है कि जो ये शानदार रात्रि है ये क्या है, चोरी करने के लायक है। तो मैं आपको यहाँ पे समझाना ये चाहता हूँ कि ना मैंने इसका मुख्य अर्थ लिया, ना मैंने इसका क्या लिया, शाब्दिक अर्थ लिया। यहाँ पे एक तीसरी शब्द शक्ति अपने आप निकल कर आ गई, वो क्या हो गई, तो वो हो गई शानदार। तो शानदार का तात्पर्य होता है ये व्यंजना शब्द शक्ति है, अर्थात आप ये कह सकते हैं कि जिसमें ना लक्षण आए, ना अभिधा आए और सीधे सीधे क्या आ जाए, व्यंजना आ जाए, वो शब्द शक्ति हमारी क्या बन जाएगी, व्यंजना शब्द शक्ति कहलाती है। और मैंने इसमें क्या कर दिया, आपको एक उत्तर बता दिया कि जैसे कोई चोर है वो अपने साथी से क्या कहता है, रात कितनी शानदार है, तो शानदार का तात्पर्य क्या है, अंधेरी है। अगर वो यही वाक्य ऐसे बोल देता रात कितनी अंधेरी है, तो उसका भी तात्पर्य क्या निकलता, बहुत ही शानदार है, अर्थात चोरी करने के लायक है। अगर हम आपसे यहीं पे ऐसे कह दें कि चांदनी रात है, तो चांदनी रात का तात्पर्य क्या हो जाएगा, बहुत सुहावनी रात है, बहुत अच्छी खूबसूरत रात है। पूर्णमासी की जो रात होती है बहुत क्या होती है, सुहावनी होती है। तो इसलिए वो क्या बन जाएगी, व्यंजना शब्द शक्ति बन जाएंगी। तो मेरे ख्याल से आप इन तीनों को क्या कर लिए होंगे, समझ लिए होंगे, है ना। अब जो हमारा चौथा स्तंभ था वो मैंने आपको बताया था किसके आधार पर, तो विकार के आधार पर, या किसके आधार पर, परिवर्तन के आधार पर। तो देखो विकार के आधार पर या परिवर्तन के आधार पर, विकार के आधार पर या परिवर्तन के आधार पर। तो विकार का तात्पर्य क्या होता है, विकार का तात्पर्य होता है परिवर्तन, है ना। विकार आ जाता है अर्थात परिवर्तन होता है। और अविकार का तात्पर्य क्या होता है, अविकार का तात्पर्य होता है आ माने ना, विकार माने परिवर्तन, जिसमें परिवर्तन ना हो अर्थात ना परिवर्तन। मैंने शाब्दिक सीधे सीधे लिख दिया है। तो ना परिवर्तन का मतलब क्या हो गया, जिसमें परिवर्तन ना हो, अविकारी हो जाते हैं। तो मैंने कहा था यहाँ पे चार होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। ये आपको क्या होते हैं, परिवर्तित होते हैं लिंग, वचन और कारक के आधार पर। लेकिन लिंग, वचन, कारक के आधार पर ये परिवर्तित नहीं होते हैं, इसलिए क्या कहलाते हैं, अविकारी कहलाते हैं। और इसी में मैंने इसको नाम दिया था पार्ट ऑफ स्पीच, पार्ट ऑफ स्पीच, यानी कि इसे क्या कहते हैं, शब्द भेद कहते हैं। क्या कहते हैं, शब्द भेद कहते हैं, ठीक है। तो यही शब्द भेद आपको क्या करना होगा, पढ़ना होगा। चार विकार के और चार अविकारी के, टोटल कितने हो गए, 8। कुछ विकारी से संबंधित हैं उनको पढ़ना होगा, कुछ अविकारी से संबंधित हैं उनको पढ़ना होगा। तो हम नई क्लास से आपको क्या करेंगे, एक एक शब्द की व्याख्या करते हुए चलेंगे, यानी कि पहले संज्ञा पढ़ाएंगे, फिर संज्ञा के रूप पढ़ाएंगे, और इसी क्रम में क्या करेंगे, आगे की ओर बढ़ते रहेंगे। मैंने अभी आपसे कुछ दिन पहले वादा किया था कि आपको मैं इन्वायरमेंट की कक्षाएं आपके साथ क्या करूंगा, शेयर करूंगा या प्रस्तुत करूंगा। तो जो इन्वायरमेंट की क्लासेज होंगी हमारी, वो अभी सप्ताह में 2 दिन हम आपको देंगे, है ना। अभी सप्ताह में 2 दिन देंगे। एक आपको हम देंगे फ्राइडे को, फ्राइडे यानी कि शुक्रवार, है ना, फ्राइडे यानी कि शुक्रवार को देंगे। इसकी सीरीज शुरू कर रहे हैं हम, और शुक्रवार से आपको क्लासेज मिलना प्रारंभ हो जाएंगी। और एक इसी में आएगा शनिवार को। 2 दिन आपको एक कक्षाएं मिलेंगे भी, शुक्रवार और शनिवार को मिलेंगी। तो जब ये कक्षाएं शुक्रवार और शनिवार को मिलेंगी तो आप साथ साथ क्या करेंगे, पेट की परीक्षा तब तक रविवार तक संपन्न हो जाएगी। इसके बाद आप इसको देखना चालू कर देंगे। अभी आप जितना पढ़ चुके हैं उसी को मेंटेन रखें, उसी का बार बार रिवीजन करें, और किसी प्रकार का स्ट्रेस ना लें, कि ताकि आपकी एग्जाम जो है पेट की वो बहुत अच्छी जाए। और इसके बाद क्या करेंगे, इन सीरीजों के साथ जुड़ेंगे। मैं इसी यूट्यूब चैनल के पर आपके साथ NCERT की एक सीरीज लाऊंगा, और मैं कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12 तक की वह सारी पुस्तकें जो हमारे कंपटीशन का आधार होती हैं, उनको हम किस तरह से पढ़ें, किस तरह से प्रयोग में लाएं, और किस तरह से अपनी तैयारी में उनका योगदान सुनिश्चित करें, ये सारी बातें हम करेंगे। तो आप ये मान के चलिए कि जो ये सीरीज होगी ये प्रत्येक विद्यार्थी के लिए होगी,
वो चाहे एकेडमिक में पढ़ रहा हो, चाहे कंपटीशन की तैयारी कर रहा हो, और ये जो कंपटीशन के लोग होंगे भले सिविल की तैयारी करना चाहें, उनको यहाँ से एक आधार मिल जाएगा कि हम एनसीईआरटी का यूज़ कैसे करते हैं अपनी विषय वस्तु में, और एनसीईआरटी के कौन कौन से फैक्ट हैं वो भी आपको साथ में मिलते चले जाएंगे। तो इसकी सीरीज हम बहुत जल्द आपके साथ शुरू करेंगे, लेकिन उसके पहले मैंने आपसे वादा किया था, क्या देंगे आपको हम, तो ये एनवायरनमेंट की कक्षा देंगे शुक्रवार और शनिवार को। तो आज पे हम यहीं पे आपका ये वीडियो रोकते हैं और नई कक्षा के साथ आगाज़ करेंगे जब हम, तो आपके साथ क्या रखेंगे, पार्ट ऑफ स्पीच रखेंगे। जय हिंद, जय भारत।